हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आज कक्षा 12 के जो हिंदी है काव्य खंड, तो उसका चैप्टर नंबर 4 है आपके नौका विहार। तो उसी से रिलेटेड हमने वीडियो पहले भी कंप्लीट करी थी। तो हमने पिछली वीडियो में हमने पलकों पर विभव स्वपन सघन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में आगे की शुरुआत करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा। इससे पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम पहले क्या करेंगे, पहले एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे, समझेंगे, फिर उसे कहीं जाकर अपने नोट्स में लिखेंगे। यदि इस तरीके से थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप शब्दों पर ही टिकोगे, केवल जो शब्द ये नभ माने आकाश के और छोर पर ही टिकोगे, तो आपको भावार्थ बिल्कुल भी नहीं निकाल पाने के। इसलिए मैं कहता हूँ इसको भावार्थ निकालने के लिए अपने शब्दों को कुछ जोड़ना होता है। इसलिए हो सकता है समझाते वक्त थोड़ा बहुत आपको डाउट रहे। जब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा तो वो भी डाउट जो रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो यहाँ जो है कवि क्या कह रहे हैं, देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि कह रहे हैं कि नौका से उड़ती जल हिलोर यानी कि नौका से उड़ती जल हिलोर ही जल हिल यानी कि जल हिलने लगता है नौका, यानी कि जब हमारी नौका चलने लगती है तो चलने के कारण जल में तरंगे उठनी शुरू हो जाती हैं। हिल पड़ते नभ के और छोर, यानी कि हिल पड़ते नभ माने आकाश के हिल छोर, और छोर यानी कि दोनों ओर के छोर, यानी कि जब हिल पड़ते यानी कि हिलते रहते हैं नभ, यानी कि आकाश के दोनों छोर हिलते रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जब जल में तरंगे उत्पन्न होती हैं तो जिसके कारण जल में न पृथ्वी आकाश जो एक छोर से दूसरे छोर तक हिलता हुआ महसूस होता है या हिलता हुआ प्रतीत होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे, विस्फारित चिन्हैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चलता रख दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, जिनके लगूं दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए ए विरल। तो चलिए, ठीक है। विस्फारित, विस्फारित होता मतलब विस्फारित नैन, पूरा अगर पूरा देखें तो यानी कि आंखें फाड़ कर, यानी कि फट आंखें फाड़ कर देखना, से निश्चल माने शांत, बिल्कुल गतिहीन, यानी कि निश्चित शांत। कुछ खोज रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं चल तारक दल, यानी कि चल तारक दल। इसका मतलब है प्यारो बच्चों, तारक दल का मतलब है तारों का समूह, यानी कि तारों का समूह कुछ खोज रहे हैं बिल्कुल शांत, आंखें फाड़ फाड़ कर। क्या? ज्योतित कर नभ का अंत स्थल। ज्योतित, देखिए ज्योतित क्या होता है, ज्योतित प्रकाशित करके, प्रकाशित करके। नभ माने आकाश का अंत स्थल, यानी कि आकाश के अंदर का तल को खोज रहे हैं। तो अगर पूरे की मैं इसकी हिंदी बताऊं तो मान एक साथ जोड़ूं तो कैसे जुड़ेगी। जल में पड़ी तारों की परछाई को देखकर ऐसा आभास होता है मानो तारों का जो दल है ना, जल के अंदर भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर, यानी कि अपनी आंखों को बिल्कुल खोल खोल कर बिना पल के झपके कुछ ढूंढ रहा हो। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, जिनके दीप माने होते हैं न, लघु माने छोटे, दीप माने दीप को अंचल, जिनके छोटे दीपों को अंचल चंचल की ओट, चंचल माने आंचल की ओट किए अविरल। देखिए अविरल क्या होता है, अविरल होता है लगातार, यानी कि आंचल की ओट को लगातार किए हुए। फिरती लहरें, यानी कि फिर रही हैं, यानी कि लहरें उठ रही हैं। लुक छुप पल पल, पल पल लुका छुपी कर रही हैं, यानी कि वो क्या कर रही हैं, कभी लुक रही, कभी छुप रही हैं, कभी आगे आ रही हैं। तो अगर इसके पूरे को अर्थ को जोड़ा जाए तो क्या निकलेगा, यानी कि गंगा में रहकर जो उठने वाली चंचल तरंगे हैं वे भी अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपों को छिपाकर लुकती छुपती हुई सी लग रही हैं। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या है, सामने शुक्र की छवि झलमल, यानी कि सामने शुक्र की जो छवि यानी कि परछाई है झलमल, या झलमल माने झिम रिमझिम, यानी कि झिलमिल। पै पैरती परिसी, पैरती माने तैरती परिसी, यानी कि तैरती हुई परी के समान। जल में कल, कल माने होता है सुंदर, सुंदर जल में। परी तैरती हुई नजर आ रही है।
रुपेहेरु कचो में हो ओझल। रुपेहेरु, देखिए रुपेहेरु क्या होता है, रुपेहेरु होते हैं सुंदर कचो, कचो माने होता है प्यारे बच्चे बालों में, सुंदर बालों में हो ओझल। ओझल माने, ओझल एक प्रकार से होता है छिपकर, यानी कि छिपकर, सुंदर बालों में छिपकर, सुंदर बालों में छिपकर। अगर हम इस पूरे की हिंदी निकालें तो क्या निकलेगी प्यारे बच्चों? वहीं पास में शुक्र तारों की जो झिलमिलाती परछाई जल में किसी सुंदर की परी की तरह तैरती हुई दिख रही है। सफ़ेद चमकती हुई जल तरंगों में जो परछाई ओझल होने का दृश्य है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। लहरों के घूंघट में झुक, यानी कि जो लहरों के घूंघट हैं उसमें झुक। दसवीं की शशि निज तिर्यक मुख, दसवीं की शशि माने होता है चंद्रमा, निज माने अपने, तिर्यक मुख माने तिरछे मुख से। दसवीं की जो शशि मुख है, यानी कि शशि मुख है, उसके तिर्यक मुख से दिखलाता मुग्ध सा रुक, उसके मुख को मुग्ध समझने की स्त्री के समान रुक कर दिखा रहा है। अगर मैं प्यारे बच्चों अगर अब इसके पूरे लाइन की मत अर्थ निकालूं तो देखिए अब एक एक शब्द को आपको जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा शब्द भी लगाने होंगे। तो चलिए इसके एक एक अर्थ को बताता हूँ। जल में पृथ्वी में दसवीं का मतलब चांद का तिरछा मुंह कभी लहरों की चंचलता में क्या छिप जाता है, कभी हमारा साकार हो उठता है। अर्थात अगर ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने ही रूप यौवन से मुग्ध होकर नायिका अपने मुख को कभी घूंघट में छिपा लेती है तो कभी उससे बाहर कर लेती है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए पहले अब यहाँ तक की व्याख्या को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमने एक एक शब्द के अर्थ को जाना। अगर प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब व्याख्या को देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है प्यारे, नौका में उठती आपको शुरू के 2 या 3 शब्द लिख देने हैं। मैंने 3 लिखे हैं, फिर डैश कर देना है, फिर आपको सा रुक कर, सही है, ये आपको लिख देना। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। यदि आप संदर्भ देखना चाहते हैं तो चलिए मैं संदर्भ पहले दिखा देता हूँ। पार्ट नंबर 1 का संदर्भ आपका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित एवं सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहार नामक पाठ से लिया गया। तो चलिए अब अच्छे से व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है आपकी, कवि कहते हैं कि नौका चलने के कारण जल में तरंगे उठती हैं, यानी कि जब नौका चलती है तो जल में तरंगे उठना स्वाभाविक है, जिससे जल में प्रतिबिंबित आकाश इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर ऐसा आभास होता है, आगे देखिए, आभास होता है मानो तारों का दल जल के अंदर के भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें फाड़ कर कुछ ढूंढ रहा हो। गंगा में रहकर ढूंढ उठने वाली चंचल लहरें भी अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपकों को छिपाकर प्रतिक्षण लुकती छुपती हुई सी प्रतीत होती है। वहीं पास में शुक्र तारे की झिलमिलाती परछाई जल में किसी सुंदर सी परी की तरह तैरती हुई दिख रही है। सफ़ेद चमकती हुई जल तरंगों में उस परछाई के ओझल होने का दृश्य इतना मनोरम है कि कवि को चांदी से चमकते सुंदर केशों से परी के छिप जाने का आभास होता है। जल में प्रतिबिंबित दसवीं के चांद का तिरछा मुख कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी साकार हो उठता है। उसे देख कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने ही रूप यौवन से मुग्ध होकर नायिका अपने मुख को कभी घूंघट में छिपा लेती है तो कभी उससे बाहर कर देती है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे की व्याख्या को देखते हैं, पहले किताब में समझते हैं। तो हमने यहाँ तक तो कवर कर लिया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पहुँचती चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, यानी कि जब पहुँची, चपला माने नाव जब बीच धार में पहुँची, यानी कि जब हमने नाव को चलाना चालू करा, यानी कि जब नाव गंगा के मध्य में धारा में पहुँचती है तो वहाँ क्या होता है, तो छिप गया चांदनी का कगार, यानी कि चांदनी यानी कि चंद्रमा की जो चांदनी में चमकते वाले जो रेतीले पाट थे, तट था, वह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। यानी कि जैसे जैसे वे नदी के बीच में पहुँचे तो जो किनारे थे नदी के, जो रेत से ढके हुए थे, वह अपना दिखना बंद हो गए। आगे,
दो बाहों है दुरस्त तीर धारा का कृस कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। दो बाहों से दूरस्थ तीर, देखिए दूरस्थ तीर क्या होता है प्यारे, दूरस्थ तीर होता है दूर किनारे, यानी कि दो बाहों से दूर किनारे धारा का क्रस, देखिए क्रस क्या हो रहा, पतले कोमल शरीर की आलिंगन, देखिए आलिंगन होता है गले लगाने को, गले लगाने के लिए, यानी कि गले लगाने को, करने को अधीर, अधीर होता बेचैनी हो रहा था। यानी कि आप अगर पूरे का अर्थ निकालें, देखो मैंने पूरा बताया था, दो बाहों से दूर किनारे धारा का जो कोमल शरीर है, आलिंगन यानी कि बेचैन, यानी कि गले लगाने के लिए, गले करने के लिए, या गले लगाने के लिए, करने को अधीर, यानी कि बेचैन होने को है। अब इसके पूरे का अर्थ को जानेंगे। दोनों मतलब क्या है, दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी जो नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हों, जिसके लिए उन्होंने अपने दोनों बाहें फैला रखी हों। सही है, इतनी बात समझ गए होगे। अब आगे का देखते हैं। अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भू रेखा सियराल, ए पलक नव नील नयन विशाल। तो अति दूर यानी कि बहुत दूर क्षितिज पर विटक माल, देखिए विटप माल क्या होता है, विटप माल होता है प्यारे बच्चों वृक्षों की पंक्ति, यानी कि पेड़ों की लाइन या पंक्ति। लगती भूरेखा, भूरेखा ने बोहें सी, अराल माने तिरछी, जो बोहें हैं उसकी तिरछी सी लगती है, यानी कि पेड़ की जो पंक्ति थी बोहें तिरछी सी लगती थी दूर कहीं क्षितिज पर। ए पलक नव नील नयन शैल, ए पलक होता प्यारे बच्चों यानी कि अनंत, यानी कि बिना टकटकी, यानी कि बिना पल के झपके देखना, नभ माने आकाश, नील नयन, नीले नयन सा विशाल। तो अब इस प्यारे सी लाइन का पूरे का अर्थ को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, दूर क्षितिज पर जो वृक्षों की पंक्ति को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों को तिरछी भौहें हैं और धरती पर एकटक निगार रही हैं। आई होप इतनी बात समझ गए होगे। अब आगे माँ के अब कैसी लग रही हैं, देखिए अब लग कैसी रही हैं वो ये यहाँ आगे बताया गया। माँ के ओर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रदीप। अब देखिए जो सोया सा धारा यानी कि जो गंगा में एक द्वीप था, द्वीप जानते हो ना जो चारों तरफ किसी पानी से डूबा होता है, जिसका थोड़ा सा भाग दिखता है और बाकी चारों तरफ पानी से डूबा हुआ था, तो जो एक द्वीप था उर्मिल प्रवाह को कर रहा था तिरछा। करदीप, देखिए करदीप क्या होता, करदीप होता उल्टा करता हुआ, यानी कि जो पानी के प्रभाव को उल्टा कर रहा था, और वो ऐसे लग रहा था जैसे माँ के उर, यानी कि माँ के उर माने वृक्ष छाती के समीप शिशु को समीप लेटा हुआ हो। अगर प्यारे बच्चों अब मैं इस पूरे लाइन का अर्थ को समझाने लगा तो देखिए अपने शब्दों में किस तरीके से लिखेंगे वो मैं बताता हूँ। वहाँ पास एक द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ रहा था। उस द्वीप को देखकर मतलब कवि को ऐसा आभास हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा हो। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे वह कौन विरह क्या विकल कोक, आगे देखिए जी अगर नहीं दिखा देता तो दिखा देता हूँ मैं। वह कौन विरह, देखिए विरह माने होता पक्षी, वह कौन सा पक्षी है, क्या विकुल कोक, क्या वही पक्षी है, यानी कि देखिए ये कह रहे हैं विकुल कोक मैंने व्याकुल चोक है, क्या यह व्याकुल वही चोक है। उड़ता हरने निज विरह शोक, उड़ रहा है हरने के, हरना कैसे कहते हैं, यानी कि दूर करने के लिए, निज माने अपना, विरह शोक यानी कि अपने जो दुख है उसको दूर करने के लिए उड़ रहा है छाया की कोकी को विलोक। आई होप इतनी बात समझ गए। चलिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, व्याख्याओं को यानी कि नोट्स में देखते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू में 2-3 शब्द लिखने हैं, जब पहुंचे फिर बिटा डैश का विलोक लिखना है। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा जो मैंने आपको अभी दिखाया था। अगर मैं व्याख्या की बात करूं तो व्याख्या को तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चों लाइक कर दिया करो, आपके लिए ही इतनी मेहनत मैं करता हूँ। आगे कह रहे हैं, कवि की नाव जब गंगा के मध्य धार में पहुँचती है तो वहाँ से चंद्रमा की चांदनी में चमकने वाले रेतीले तट स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। कवि को दूर से दिखते दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, कैसे आगे देखें, जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हों, इस जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला
रखी हैं। आगे देखते हैं, दूर क्षितिज पर कतारबद्ध यानी कि क्रमबद्ध यानी कि वृक्षों की जो पंक्ति है उसको कह रहे हैं, को देख ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं और धरती को एकटक निहार रहे हैं। आगे प्यारे बच्चे देख लेते हैं, कवि आगे कहते हैं कि वहाँ पास ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। उस द्वीप को देखकर कवि को ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा है। वही गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कवि सोचने लगता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवित समझ उसे पाने की चाह के लिए विरल वेदना को मिटाने हेतु, यानी कि हेतु की जगह आप के लिए भी लिख सकते हैं, हेतु व्याकुल होकर आकाश में उड़ता जा रहा है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस वीडियो में हम आपको काव्य के सौंदर्य भी अच्छे से दिखा देते हैं। अगर काव्य के सौंदर्य की बात करूँ तो अगर मैं उसमें भाषा की बात करूँ तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली होगी, शैली प्रतीकात्मक हो गई, छंद की बात करें स्वच्छंद हो गया, गुण माधुर्य हो गया, सब शक्ति लक्षणा, अगर अलंकार की बात हो तो उपमा रूपक और मानवीकरण। आई होप इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार दोस्तों, इतनी मेहनत करता हूँ आप क्यों नहीं लाइक करते, आप सब्सक्राइब भी इन चैनल को नहीं कर रहे, बहुत गलत बात है। हाँ भाई, अपने गुरु की मेहनत को बेकार जाने दे रहे हो, ऐसे तो नहीं होता है। नहीं, चलिए अच्छी बात है, आपने सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कराया, जिसने नहीं करा वो फटाफट कर दीजिएगा। चलिए अब इसका जो पार्ट जो थोड़ा सा बचा है वो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आता हूँ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का, अपने आसपास के, अपने माहौल को अच्छे से बनाए रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।